तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन। और फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन में हमने जो जो फैक्टर लिखा था, वो पहला फैक्टर हम लोगों ने लिखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमने पढ़ लिया। ठीक। दूसरा हम लोगों ने लिखा था ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है वो है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, पेरिलियन और एफिलियन, ये भी पढ़ लिया। अब हमारे पास जो अगला है वो है एक बच गया क्या, सोलर कांस्टेंट और ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, यही ना। तो लिखिए अगला। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन तो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस वाले में कुछ बताया है, ठीक है। तो हाँ, तो इसको थोड़ा सा कुछ और चीजें इसमें बाकी हो। हाँ हाँ, अच्छा, एक चीज इसमें थोड़ा सा और एक कुछ चीजें बच गई हैं, वो लिख लीजिए। तो जो आपने लिखा हुआ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ना, उसके बाद ही आप ये पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद फिर मैं आपको सोलर कांस्टेंट और ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ पॉइंट्स बच हैं, वो मैं अलग से आपको लिखवा रहा हूँ। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस में तो आपने जो लिखा वो तो ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो यहीं पर लिख लीजिए ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, इसको कुछ पॉइंट से इसको लिख लीजिए। उसके बाद फिर बाकी का हम लोग चौथा ट्रांसपेरेंसी वाला और पांचवा सोलर कांस्टेंट वाला डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझते हैं। ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन का मतलब हुआ कि, या इसी को सनलाइट कह लीजिए, कहीं पर आपको अगर सनलाइट लिखा हो या सनशाइन लिखा हो बात बराबर है। सनशाइन या सनलाइट आवर्स, यानी कितने समय तक सनशाइन है, आवर्स, डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ द डे, यानी दिन का लेंथ डिसाइड करेंगी। एंड जितना लंबा दिन होगा तो विच अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड एट द सरफेस, सोलर रेडिएशन रिसीव्ड एट द सरफेस। और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, इंसोलेशन इज इक्वल टू एनर्जी रिसीव्ड अपॉन एरिया इनटू टाइम। तो सनशाइन जब ज़्यादा लंबे समय तक है तो टाइम भी बढ़ गया, और एनर्जी रिसीव्ड ये भी तो बढ़ गया ना। लंबे समय तक सनशाइन रहेगा तो दोनों चीज़ें बढ़ गई, एरिया मान लीजिए उतना ही है, तो इंसोलेशन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कुछ आपको यहाँ पर मैं वो फैक्ट्स लिखवाना चाहता हूँ, इस वजह से ये चीज़ लिखवा रहा हूँ। अभी आपको लिखवा रहा हूँ फैक्ट्स, पहले इसको लिख लीजिए। लॉन्गर पीरियड ऑफ सनशाइन, इसका मतलब है लार्जर, ये लिखने का देखिए जो है आपको बता चुका हूँ, लेकिन लिखवा इसलिए रहा हूँ ना, ये अगर आप एक बार लिख लोगे तो जब आप रिवीजन करोगे तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ये रिवीजन के टाइम भाई मैंने अभी आपको बता दिया तो आपको तो एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठ गया कि हाँ एकदम ये चीज़ है, लेकिन जब रिवीजन करने जाओगे पता चलेगा अरे सर ने क्या बताया था, तो वहाँ पर सोचने लगोगे ये कैसे हुआ, आखिर ये क्यों हुआ।
तो वो इस वजह से हो रहा है, तो वो मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ। लार्जर सप्लाई ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, सोलर रेडिएशन एट दैट एरिया, एरिया तो उतना ही रहेगा, उसी एरिया पर ज़्यादा समय तक आप हीट दोगे तो एरिया यानी कि गर्म होगा ना, इसका मतलब इंसोलेशन उसको ज़्यादा मिला ना। लेकिन इसमें एक चीज़ और मायने रखती है, हम कह रहे हैं कि आप लंबे समय तक दिन रहे लेकिन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 से ज़्यादा रहे या 90 से कम रहे, तो क्या होगा, जैसा कि आपने सुना होगा कभी कभी कि पोल पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, ये तो सुना होगा बचपन में। अगर हम इसको मान भी लें 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात, तो 6 महीने की रात यानी पोलर बियर क्या जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, बहुत अधिक ठंड पड़ती है, हमने ये देखा है, पढ़ा भी है बचपन में। तो अगर 6 महीने की रात है जिसका मतलब है कि इंसोलेशन जीरो है, सनसाइन है नहीं, इंसोलेशन जीरो है, बहुत अधिक ठंड -60 -90 डिग्री टेम्परेचर चला जाए, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर 6 महीने का दिन हो रहा है तो लगातार इंसोलेशन मिल रहा है 6 महीने तक एक, तो अगर लगातार इंसोलेशन 180 दिन तक मिल रहा है तो सारी बर्फ तो पिघल जानी चाहिए, वहां पर तो अत्यधिक गर्मी हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। तो इंसोलेशन के साथ साथ क्या डिटरमाइन करता है, एंगल ऑफ इंसोलेशन, एंगल ऑफ सोलर रेडिएशन भी तो डिटरमाइन करता है, यानी कि वो स्थान किस लैटिट्यूड पर है ये भी वैल्यू करता है। ये चीज यहां पर आपको लिखाना जरूर, समझना जरूरी था, तो लिखिएगा बट द लैटिट्यूड्स हैव मोस्ट डोमिनेंट कंट्रोल ओवर ड्यूरेशन ऑफ sunshine and thereby the length of day। कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि इंसोलेशन का इफेक्ट या इंसोलेशन पर कौन ज़्यादा इफेक्ट करता है, ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सोलर रेडिएशन, तो आपका आंसर आएगा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सोलर रेडिएशन इज मोर डोमिनेंट इफेक्ट देन द ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। सनशाइन आप 6 महीना लगातार कर दो पोल पर, लेकिन इंक्लिनेशन 90 डिग्री नहीं रहेगा या 90 डिग्री से कम रहेगा। जैसे अगर आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो यही है ना हम लोग की अर्थ, ठीक है, और ये क्या है 90 डिग्री नॉर्थ पोल और ये है 90 डिग्री साउथ पोल। अगर मैं कह रहा हूं कि वो समय लेते हैं इक्विनॉक्स का, इक्विनॉक्स का समय लेते हैं, इक्विनॉक्स का समय का मतलब हो गया यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक। अगर इक्विनॉक्स का समय लेते हैं तो यहाँ पर, ठीक, और ये अब देखिए लेकिन एक्चुअल में अर्थ है भी नहीं ऐसी। अगर इसको देखा जाए एक्चुअल में अर्थ कैसी है तो वो देखिए, ये तो आइडियल केस है ना, लेकिन अर्थ ऐसी तो है नहीं। अर्थ का स्ट्रक्चर है कैसा, तो अभी देखिए अर्थ कैसी है। ये अगर मैं सॉरी थोड़ा सा इसको ये हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ये है 90 डिग्री साउथ पोल, ये है 0 डिग्री,
ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये है। अब देखिए, अब जो अर्थ की सीधी रे है वो कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है। और यहाँ पर तो लाइट पहुंची ही नहीं, नॉर्थ पोल पे नहीं पहुंची ना। लाइट कहाँ गिर रही है? यहाँ गिर रही है। लेकिन फिर वही कंडीशन आ गई कि जब क्या है, अगर हम ये कह रहे हैं कि एंगल, अब यहाँ पर हम एंगल नापते हैं, तो देखिए एंगल और डिस्टेंस दोनों नाप दीजिए। क्या है, 90 डिग्री तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर हो रही है, और यहाँ पर भले ही लंबे समय तक पड़ेगी लाइट, लेकिन इंक्लिनेशन कैसा है? बहुत कम है। यानी लाइट का इंसोलेशन का जो इफेक्ट आने वाला है वो इफेक्ट क्या होगा? बहुत कम होगा। तो भले यहाँ पर 6 महीने के लिए दिन रहेगा, 6 महीने कंटिन्यूसली दिन रहे, लेकिन इंक्लिनेशन कैसा है? 90 से कम है। और इंक्लिनेशन 90 से कम होने से इसका इफेक्ट क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी कि ये जो रेज है वो क्या होंगी? वो स्प्रेड कर जाएगी। क्या हो जाएगी? स्प्रेड कर जाएगी। तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है कि आप क्या करो, एक टॉर्च लो, अंधेरे कमरे में टॉर्च को जलाइए एक दीवार पर, एकदम सीधा रख के, पैरेलल या परपेंडिकुलर अगर रख दीजिएगा अगर जमीन पर, तो छत पर बिल्कुल अपने आकार की ही क्या करेगी? वो उतनी दूरी पर फोकस बनाएगी। लेकिन उसी टॉर्च को हल्का सा टिल्ट कर दीजिए। जैसे टिल्ट कीजिए देखिएगा छत का और ज्यादा एरिया आपको दिखने लगेगा, अपनी सीलिंग का, है ना? क्यों? क्योंकि लाइट वही लाइट है, लेकिन वो क्या हो गई? बड़े एरिया में फैल गई, स्कैटर कर गई। और जब स्कैटर कर जाएगी लाइट तो उसका हीटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। तो कभी भी आपसे पूछे अगर कि इंसोलेशन का सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, तो वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और अगर उसको आप अर्थ के रेस्पेक्ट में लेंगे तो पोजीशन ऑफ द प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड। भाई लैटिट्यूड ही डिसाइड कर रहा है ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लैटिट्यूड के आधार पर है ना। तो कुल मिला जुलाकर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर अगर ये चारों ऑप्शन दे दे कि विच ऑफ द फैक्टर इज डोमिनेटिंग फैक्टर विच अफेक्ट्स द इंसोलेशन, और दे दे ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और एक दे दे सोलर कांस्टेंट, ठीक है। और फिर उसमें दे दे 1 and 2, 2 and 3। समझिए बात को, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर तैयार रखनी होंगी, तभी इस तरह के क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओगे। तो समझ में आया कि कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है? वो है लैटिट्यूड। अगर अर्थ के रेस्पेक्ट देखें तो लैटिट्यूड, और सन के रेस्पेक्ट में देखें तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो लैटिट्यूड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही डिफाइन कर देता है। अगर 90 डिग्री पर है और इक्विनॉक्स है तो इसका मतलब है कि वो कहाँ पर है? यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है। अगर 23.5 है और क्या है? विंटर सोलिस्टर है, तो सन कहाँ पर है? 23.5 नॉर्थ। समर सोलिस्टर के बारे में पूछ ले तो सन कहाँ है? तो ये आपको याद रखना होगा कि विंटर सोलिस्टर पर सन कहाँ रहता है, समर सोलिस्टर पर सन कहाँ रहता है, इक्विनॉक्स के टाइम पर सन कहाँ रहता है, ठीक है। और ये आपको सारा लिखवा दिया है मैंने, ठीक। तो चलिए, तो यहाँ कुछ फैक्ट लिख लेते हैं। तो लिखिएगा जो मैं आपको लिखवाना चाहूँ, लिखिए। अगर 0 डिग्री है तो 12 आवर्स का डे एंड नाइट है, ठीक। अगर 17 डिग्री है तो क्या है? 13 आवर्स का डे एंड नाइट, ठीक है। अगर
31 डिग्री ले ले तो 14 घंटे का डे एंड नाइट हो जाएगा, लेकिन इन एंगल क्या हो जाएगा, ये इक्विनॉक्स की कंडीशन बता रहा हूँ भाई। 12 घंटे का डे नाइट, इसका मतलब है क्या, जो इक्विनॉक्स यानी कि सन रे डायरेक्ट 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा पर पड़ रही है, इक्वेटर पर, उसके बाद उस समय कंडीशन लिखवा रहा हूँ। अगर 58 नहीं, ये वाला 0 डिग्री है। अब जैसे जैसे हम जिधर बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं तो 17 डिग्री नॉर्थ वाला, लेकिन अगर हम उस समय 17 डिग्री साउथ की बात करें तो 17 डिग्री साउथ पर भी 13 घंटा का दिन होगा, तो उस दिन 17 डिग्री नॉर्थ पे छोटा दिन होगा, तो उस दिन 13 घंटा की रात होगी नॉर्थ में। तो जो यहाँ पर आप यहाँ पर नॉर्थ लिख दिया तो नॉर्थ का मानिए, साउथ लिख दिया तो साउथ का मानिए, अपना उस हिसाब से आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। मैंने आपको एक टाइम दे रहा हूँ कि क्या कंडीशन रहती है। अगर 17 डिग्री का पूछे, मतलब इस तरह से अगर डिग्री देकर आपसे पूछ ले तो ठीक है ना। और इस तरह से अगर आप चले जाओ कितना 66 डिग्री 4 मिनट, तो 20 घंटे का डे एंड नाइट, 66 एंड हाफ 24 घंटे का डे और नाइट। अगर कोई इंसान 67 डिग्री 4 में चला जाए तो 1 मंथ्स का डे एंड नाइट होता है। और अगर 90 डिग्री पोल पर पहुंच गए तो सबसे लंबा दिन क्या होगा, 6 महीने का दिन होगा और 6 महीने की रात होगी। तो ये मैंने हर समय का लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि 17 डिग्री साउथ, तो 17 डिग्री साउथ का जो सबसे लंबा दिन है वो 13 घंटा का है, लेकिन फिर भी वहां पर इंसोलेशन हो सकता है कि उस वक्त क्या हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऐसा हो कि वहां पर इंसुलेशन कम हो। लेकिन सबसे लंबा दिन कब होगा, जब वहां पर स्ट्रेट लाइट पड़ेगी। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक तो ठीक है, लेकिन जैसे 23.5 डिग्री के ऊपर निकल जाते हो तो आपसे क्या कहा जाता है कि नॉर्वे में आधी रात को सूर्य दिखता है। तो नॉर्वे में आधी रात को सूर्य तो दिखता है, लेकिन वो एंगल इतना कम हो जाता है कि वो सूर्य की लाइट तो रहती है लेकिन उसकी हीट फील नहीं होती है, इंसुलेशन की वैल्यू बिल्कुल कम रहती है। तो वहाँ रात के 10 बजे भी सूर्य दिख जाता है। अब देखिए, अगर कोई इंसान 66.4 डिग्री पर अगर कोई किसी का कोई देश हो और वहाँ पर पॉपुलेशन हो, तो वहाँ तो मात्र 2 घंटे की रात हो रही होगी, वहाँ तो मात्र 2 घंटे की रात होगी। अब अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो देखिए, ये 60 डिग्री है और ये 60 से ऊपर 66 एंड हाफ, तो 60 एंड हाफ पर क्या है, देखिए ये नॉर्वे आता है, देखिए नॉर्वे है, आइसलैंड है, स्वीडन है। तो इन सब एरियो पर 20-20 घंटे का दिन होता है। जब आपका सन यहाँ पर है तो यहाँ पर 20 घंटे का दिन हो जाएगा, ठीक है, 20 घंटे का दिन हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि रात के 10 बजे भी वहां सन दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उस तरह का है, लेकिन उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं है। नहीं तो नॉर्वे में अगर 20 घंटे के दिन है तो नॉर्वे में तो बर्फ होनी नहीं चाहिए, स्वीडन पे बर्फ होनी नहीं चाहिए, साइबेरिया में बर्फ होना ही नहीं चाहिए। अगर पोल पर 6 महीने लगातार दिन है तो पोल पर बर्फ होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन बर्फ है। क्यों है, क्योंकि वो इंसुलेशन इतना कामयाब, इतना असरदार है ही नहीं, क्योंकि एंगल क्या है, एंगल बहुत कम है, 90 डिग्री के मुकाबले वो बहुत कम है।
इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है। कुछ लोग उसको ज़्यादा भी कह सकते हैं, भाई मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरह से मेजर किया तो कम है, कोई ऐसे मेजर करेगा तो कहेगा 90 डिग्री से ज़्यादा है। कुल मिला जुला कर 90 डिग्री के ही तो खेम है। अगर आप आउटर से मेजर करो तो 90 से ज़्यादा एंगल है, अगर आप इन साइड से मेजर करो तो 90 से कम है। मेजर करने का तरीका है, तो वो कहाँ से मेजर कर रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये है ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन का इफेक्ट। और क्यों नॉर्वे को आधी रात के सूर्य का देश कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि वहां पर 20-20 घंटा क्या दिन होता है, ठीक है। और पोल पे 6 महीने का दिन, अगर नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन है तो साउथ पोल पे उस वक्त 6 महीने की रात हो रही होगी, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया। अब आगे आते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर और सोलर कांस्टेंट को अब समझ लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बताना था वहां पर नहीं डिस्कस कर सकते थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अलग से आपको लिखवा दिया ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन का, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे।